नमस्कार, मैं रश्मि रावत, स्त्री दर्पण के फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। मैं और स्मिता कर्नाटक जी आज बात करने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध रचनाकार एक्टिविस्ट सुधा अरोड़ा जी से। स्मिता कर्नाटक जी अध्ययनशील प्रवृत्ति की स्त्री हैं जो लगातार लिख पढ़ रही हैं, अनुवाद कर रही हैं और वॉइस ओवर देती रही हैं। और हम दोनों जो भी प्रश्न पूछेंगे या बात उठाएंगे ये हमारा लगभग साझा है। हमने ऐसे विषय की तरह नहीं बांटा है। मैं जो भी बात करूंगी उसमें स्मिता जी के सरोकार शामिल हैं या वो जो प्रश्न पूछेंगी उसमें मेरी भी जिज्ञासाएं शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ सुप्रसिद्ध लेखिका हम सबकी प्रिय सुधा अरोड़ा जी से। वैसे तो हम इन्हें जानते हैं इस रूप में कि एक्टिविस्ट हैं, लगातार काउंसलिंग करती रही हैं और बहुत कम उम्र से इनको लगभग 55 साल से निरंतर लेखन कर रही हैं। इसके साथ ही मैं तो इन्हें चिंतक भी मानती हूँ क्योंकि इनका व्यवहार और सिद्धांत का इस तरीके का इनका मेल रहा है कि उससे चिंतन के बहुत सारे बिंदु उभरते हैं। लेकिन जब स्मिता जी ने मुझे पहले बताया था कि हम लोग सुधा जी का इंटरव्यू करेंगे तो उनकी आवाज में एक खनक थी, बहुत उत्साह से लबरेज आवाज में। और मैंने ये पढ़ा है और हम इस पे बात करेंगे। लेकिन आज हम तीनों की भाव दशा ऐसी नहीं है कि हम उस फेज में रह सकें। आज भी मुझे सुधा अरोड़ा जी के लिए इतने भारी भरकम शब्द कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे मालूम है कि उनको भी स्वीकार करते हुए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आज मैं कुछ भी परिचय दूं मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं एक स्त्री हूँ, स्मिता एक स्त्री, और हम दोनों एक तीसरी स्त्री से बात करने जा रहे हैं। और हमारी सारी कोशिश से जो भी कुछ करने की हमें ऐसे लगता है कि इतनी असफल हो चुकी हैं कि हम कैसे कह दें कि हमने कोई मुकाम तय कर लिया है। मैं एक बार फिर भी मतलब कुछ तकाजे जो औपचारिकता के होते हैं या ये कह लीजिए कि जो एक संवेग होता है पुरानी पहचानों का, तो मुझे अर्चना वर्मा जी के ये लाइन की तरह सुधा जी का परिचय याद रहता है। वो बात अलग है कि आज कितना वो इससे अपने आप को एसोसिएट कर पाएंगी इन घड़ियों में और कितना मैं कर पा रही होंगी। तो अर्चना वर्मा जी ने लिखा था स्त्री समय संवाद की भूमिका में कि ये जो 16 साक्षात्कार हैं इनके जरिए उन पे वो लिखती हैं कि अपने सोचने, समझने और कहने की सहजता से आपको एहसास दिला देती हैं कि यह केवल स्त्री का अपने समय के साथ संवाद नहीं, बल्कि अपने संवाद से स्त्री समय की निर्मिति, पहचान, परिभाषा, उसके परिवर्तन की योजना और आयोजन में अपनी हिस्सेदारी भी है। ये इतनी बड़ी पहचान थी, ये इतना बड़ा एक वक्तव्य था कि मैं गौरवान्वित महसूस करती थी कि एक स्त्री दूसरे स्त्री के बारे में ये लिख रही है और स्त्री होने के नाते मेरी भी हिस्सेदारी है। लेकिन जिस स्त्री समय तक हम इस समय देख रहे हैं वहाँ मनीषाओं के साथ जो हो रहा है उसके बाद हमें ये समझ नहीं आता कि हम आधुनिकता और पूंजीवाद के सूक्ष्म पैंतरों पे क्या बात करें जब सामंतवाद की सड़ांध इतनी बुरी तरीके से हमारे सामने आ रही है। तो फिलहाल सुधा जी का यहाँ पे स्वागत करते हुए मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन पता है कि हम बातें हमारी किस दायरे में घूमती रहेंगी। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता भी है, अभी मैंने स्त्री काल के मंच से भी उसे सुना और मैंने फेसबुक पोस्ट में भी देखा। तो मैं चाहती हूँ कि उस कविता के साथ ही सुधा जी आप प्रवेश करें हमारे इसमें बातचीत में भागीदारी करें, फिर अपनी बातें कहें। नमस्कार सबको और बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि, आपने जिस तरह से बात की शुरुआत की कि हम तीनों स्त्रियां हैं और स्त्रियों का दुख हमारा साझा है। ये सही बात है कि आज हम लोग जिस मनस्थिति से गुजर रहे हैं उसमें मुझे तो लेखन की भी कोई भूमिका दिखाई नहीं देती कि हम क्या कहें और क्या लिखें। अब आजकल लोग कह रहे हैं कि जैसे इतना बड़ा ये कांड हुआ और लोग सड़क पे नहीं उतरे, कुछ निर्भया जैसा आंदोलन नहीं हुआ। देखिए, एक तो जिस महामारी के आपदा के समय से हम गुजर रहे हैं उसमें सबका सड़क पर उतरना संभव नहीं है, लेकिन हर जगह पुरुष भी स्त्री भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
उतनी ही आवाज़ें उठ रही हैं इस माहौल में भी। लेकिन दुखद क्या है? दुखद ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोग कितने असंवेदनशील हो गए। ये आप देखिए कि जो महिला राजनेता 2012 के वक्त जब वो सत्ता में नहीं थी, उन्होंने निर्भया के पक्ष में और कितनी आवाज बुलंद की, कितना सरकार के खिलाफ बोला, कितने कुछ किए, कितने भाषण दिए। आज वही महिला राजनेता जब सत्ता में है तो वो चुप है, और बल्कि वो एक तरह से अपनी सत्ता को संभाल रही है और उसको बचा रही है, डिफेंड कर रही है, डिफेंसिव हो रही है कि ये तो पहले भी हुआ था, 2012 में भी ऐसा हुआ। तो क्या हुआ था तो होता रहेगा। मैंने जो कविता जिसका आपने जिक्र किया, ये मैंने 2012 में लिखी थी, और जिस दिन निर्भया की मौत हुई, विदेश में उसको ले गए थे ट्रीटमेंट के लिए और उसकी मौत हुई, तो एक अखबार ने मुझे कहा था कि इस पर आप एक आलेख लिख दीजिए। तो मैं जब रात को कुछ नोट्स निकाल कर बैठी तो इतनी ज़्यादा तकलीफ में थी, मुझे पता नहीं मेरा गुस्सा अट नहीं रहा था, आलेख में गुस्सा नहीं अट रहा था। और कविता मेरी विधा नहीं है, मैं कविता नहीं करती हूँ, कभी मैं हूँ नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे बस ये पंक्तियां लिखी गई और मुझे लगा कि मेरा आक्रोश सिर्फ इसी विधा में निकल सकता था। तो मैं वो कविता तो बहुत लंबी है, मैं उसका कुछ अंश उसके आपको सुनाती हूँ। जी जी, कितना अच्छा होता अगर हम लोग आज कह पाते कि ये कविता अप्रासंगिक हो गई है जी नए बिल्कुल, कानूनों के चलते। जी बिल्कुल। बिल्कुल, मैं यही बात कहने वाली थी कि बहुत अच्छा लगता मुझे कि अगर इस कविता को मुझे दोहराना नहीं पड़ता और हम कहते कि ये कविता इतिहास बन जाती कि 2012 में ऐसा हुआ था और हमने ये कविता लिखी थी। लेकिन आज वही स्थितियां हैं, उससे बदतर स्थितियां हैं। पिछले 2 दिनों में आपको पता है, पिछले 2 दिनों में 18 बलात्कार हुए हैं। 2 दिनों में 18 बलात्कार हुए हैं। लेकिन ये हाथरस और बलरामपुर का जो मामला हुआ है जिसमें हत्या कर दी गई, इतनी जघन्य हत्या, मतलब अपने आप में ये सोची, हमें शर्म आती है अपने ऊपर कि हम इस देश के नागरिक हैं। मुझे लगता है जिस तरह अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर्स एक मूवमेंट चला और हर वर्ग के लोगों ने उसमें भाग लिया, वैसे ही यहाँ पर दलित लाइफ मैटर्स, ये एक आंदोलन चलना चाहिए। मैं आपको ये कविता की थोड़ी सी पंक्तियां सुनाती हूँ। इसका शीर्षक पहले मैंने दिया था, अब हम आंसुओं से नहीं आंख के लहू से बोलेंगे। दामिनी, जीना चाहती थी तुम, कहा भी था तुमने बार बार। आप एक चीज देखिए, दामिनी 16 दिसंबर को उसके साथ ये हादसा हुआ और 29 को वो चली गई 14 दिन के बाद, और मनीषा के साथ भी यही हुआ। और जैसे निर्भया अपने माँ बाप को कह रही थी कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, वैसे ही मनीषा ने अपनी भाभी से कहा कि मैं जीना चाहती हूँ भाभी। तो किसी की जीने की इच्छा को किस तरह से कुचला जाता है, ये कितना जघन्य अपराध है। दामिनी, जीना चाहती थी तुम, कहा भी था तुमने बार बार। दरिंदों से चीथी हुई देह से जूझते हुए मौत से लड़ती रही 12 दिन, कोमा में बार बार जाती, लौट आती कि शायद सांसें संभल जाए। आखिर सारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, दुआओं में उठे हाथ थम गए। अपने जीवट की जलती मशाल छोड़कर देह से तुम चली गई, पर हर जिंदा देह में अमानत बनकर ढल गई। अब तुम हमेशा रहोगी, सत्ता के लिए चुनौती बनकर, कानून के लिए नई इबारत बनकर, स्त्री के लिए बहादुरी की मिसाल बनकर, कलंकित हुई इंसानियत पर सवाल बनकर, सदियों से कुचली जा रही स्त्री का सम्मान बन। तुम एक जीता जागता सबूत हो दामिनी कि अभी मरा नहीं है देश, कि अब भी खड़ा हो सकता है यह दरिंदगी और बलात्कार के खिलाफ, जहां लोकतंत्र की 2/3 सदी बीतने के बाद भी सुनी नहीं जाती आधी दुनिया की आवाज। इतिहास बार बार दोहराता है,
हमें अपनी चूकें याद दिलाता है और हमारा यह सभ्य समाज बार बार उसे भूल जाने की कवायद करवाता है। अब तुम में जिंदा होगी 1979 की गढ़चिरौली की मथुरा, 14 से 16 साल के बीच की वह आदिवासी लड़की जिसे अपनी उम्र तक ठीक से मालूम नहीं थी, लॉकअप में जिसके साथ हुआ बलात्कार, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का बदला फैसला, गणपत और तुकाराम बाइज्जत बरी कर दिए गए, सारे महिला आंदोलन और नुक्कड़ नाटक धरे रह गए। इसके बाद मैंने कई घटनाओं को लिया है। अब तुम में जिंदा होगी माया त्यागी, मुरादाबाद की किशनवती, मेरठ की उषा धीमान, राजस्थान के भटेरी गांव की भंवरी, जिसके आरोपियों को सुसज्जित मंच पर फूल मालाओं से नवाजा गया और लगाए गए नारे, मूछ कटी किसकी, नाक कटी किसकी, इज्जत लुटी किसकी। राजस्थान के भटेरी गांव महिला कार्यकर्ताएं फिर अपने नारे बटोरती, कटे बालों वाली होने का तमगा लिए घर लौट गए। सुनो दामिनी, इस बीच बीते 15 साल, लेकिन हमारे पास गिनती भी नहीं कि कितनी लाख बहनें और बेटियां हुई हलाल। आंकड़े जरूर मिल जाएंगे कहीं और इन आंकड़ों की तादाद में हर पल बढ़ोतरी ही होती रही। अब तुम में जिंदा होगी वे तमाम मथुरा, माया, उषा, किशनवती, मनोरमा, भंवरी, अस्मा, दूध के दांत भी टूटे नहीं थे जिनके वे बच्चियां, जिन्हें अपने लड़की होने की सजा का एहसास तक नहीं था, वे तमाम नाबालिग लड़कियां जिन्हें दुलारने वाले पिता, चाचा, भाई के हाथ ही उनके लिए हथौड़ा बन गए और किलकारियां चीखों में बदल गईं। हम आखिर करें भी तो क्या करें दामिनी, चीखें तो इस समाज में कोई सुनना ही नहीं चाहता। रौंदी गई, कुचली गई बच्चियों की चीखें नहीं चाहिए इस समाज को। यह समाज डिस्को में झूमता है, सेल्यूलॉइड के पर्दे पर लहराता है, युवा स्त्री देहों के जुलूस फहराता है, मुन्नी बदनाम हुई पर ठुमके लगाता है, शीला की जवानी पर इतरा कर दोहरा हुआ जाता है और चिकनी चमेली को पास की खोली में ढूंढता है। आखिर औरत की देह एक नुमाइश की चीज ही तो है। हम उसी महान देश के वाशिंदे हैं दामिनी, जहाँ संस्कृति के सबसे असरदार माध्यम में स्त्री महज एक आइटम है और आइटम सॉन्ग पर झूमती हैं पीढ़ियां। दामिनी, उन लाखों हलाल की गई बच्चियों में तुम्हारा नाम एक संख्या बनकर नहीं रहेगा। हम तुम्हें संख्या बनने नहीं देंगे, तुम में एक पूरे इतिहास को जिंदा होना है। वह इतिहास जिस पर तेज रफ्तार मेट्रो दौड़ रही है, वह इतिहास जिसे चमकते फ्लाईओवर के नीचे दफन कर दिया गया है। इससे पहले कि जनता भूल जाए 16 दिसंबर की रात, इससे पहले कि तुम्हारा जाना बन जाए एक हादसे की बात, इससे पहले कि सोनी सोनी की चीखें इतिहास बन जाएं, इससे पहले कि चिंगारियां बुझ जाएं, हवा में झूलते अपने हाथों से तुम्हें देते हुए विदा और सौंपते हुए इन आंखों की थोड़ी सी नमी, हम अहद लेते हैं कि चुप नहीं बैठेंगे। अब इस दबे ढके इतिहास के काले पन्ने फिर से खोलेंगे। हम अपने आंसुओं से नहीं, अपनी आंख के लहू से बोलेंगे, बस अब और नहीं, और नहीं, और नहीं। जैसे जारी है ये जंग, जारी रहेगी। तो ये कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ शब्दों से खेल रहे हैं, हमें अपने भी शब्द बिल्कुल अर्थहीन लगने लगते हैं। आज की स्थितियां ऐसी ही हो गई हैं रश्मि। जी, क्या कहा? एक बार ये मेरे प्रश्न दिमाग में था कि जैसे आपने अभी जो दामिनी के बारे में कहा, इसी तरह आपने जो एक फिल्म बनी थी, काफी चर्चित फिल्म, उसकी पटकथा लेखन आपने किया था, तो उसका भी जी बवंडर, मैं इसीलिए आपके मुंह से और नाम सुनना चाह रही थी। तो उसका भी काफी उस टाइम पर जिस तरह से आक्रोश सबके मन में था, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि उनके जो आरोपी थे उनको वहां पर मंच पर आ करके उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया और ये सब,
तो ये जो जिस तरह से स्त्रियों के साथ इतने टाइम से होता चला आया है, वो स्थितियां बहुत ज़्यादा नहीं बदली हैं जी कमोबेश, बिल्कुल। स्थितियां बहुत ज़्यादा नहीं बदली हैं। तो लेकिन और वो जो महिलाएं जो इतने, जैसे आप इतने सालों से लिख रही हैं, और अब जो महिलाएं जो नया लेखन आजकल हो रहा है, जो नई लेखिकाएं आजकल लिख रही हैं, तो उनके लेखन में अब उनको भी काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना तब से हमेशा से ही करना पड़ा है अपने लेखन में। तो उसमें आप किस तरह का परिवर्तन पाती हैं? देखिए, लेखन आज बहुत बहुतायत में हो रहा है। हम लोगों के वक्त जब लेखन बहुत कम महिलाएं लिखने वाली थी, आज बहुत बड़ी संख्या में जी महिलाएं सामने आ रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जी लेकिन उनमें से कितनी महिलाओं का लेखन जन सरोकारों से लैस है, जी ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ, पर ज़रूर होना चाहिए। और वही लेखन, उसी लेखन के मायने हैं। जो चीज़ें हमें तकलीफ दें, हम कम से कम अपनी कलम से कोशिश तो जी करें बिल्कुल। कि उन पर चोट की जा सके। जी और इससे ज़्यादा तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास सिर्फ शब्द हैं जिनके जी माध्यम, जिसको हम अपना हथियार बना जी सकते हैं। बिल्कुल। जी, तो उस पटकथा लेखन का आपका जो अनुभव था वो किस तरह का था? जैसे एक लेखक के तौर पे आपकी जो पटकथा थी, आपको लगा कि आप जब फिल्म बनी तो उसके साथ वो न्याय हुआ जो आपने सोचा था, जिस तरह से उसका खाका आपके दिमाग में एक रहा होगा? जी नहीं, देखिए, इसके बारे में तो मैंने एक आलेख तभी लिख दिया था जब फिल्म रिलीज हुई थी। जी उसका शीर्षक था बवंडर का आडंबर। जी तो उसमें मैंने, असल में ये फिल्म जब बन गई थी तो मैं इसमें अपना नाम भी नहीं देना चाहती थी। हम्म नाम इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं लिखी और जो मैं नहीं चाहती थी कि उसमें हो। जी जैसे उसमें हवलदार का घाघरा पहनकर, घाघरा लेकर एक गाना था पूरा। हम्म अब कितना वो कमर्शियल एंगल में था ये मैं नहीं कह सकती कि उसकी वजह से फिल्म में कोई असर पड़ा हो। मुझे नहीं लगता कि पड़ा होगा, क्योंकि इस तरह की फिल्म ऐसी आम जनता के लिए होती भी नहीं है जो जी ये हवलदार के घाघरा लेकर हम्म डांस को अप्रिशिएट करें। उसके अलावा भी कुछ एक दृश्य थे जिनको लेकर मेरी आपत्ति थी। जैसे एक दृश्य था कि जब भंवरी का काफी नाम सुर्खियों में आता है, उसको चीन बुलाया जाता है, उस समय महिला संगठन की कुछ कार्यकर्ताएं दिल्ली से उनके पास जाती हैं अपनी फोटो खिंचवाने, और वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए ये करती हैं। जी और कहती हैं कि चलो जयपुर में राज पैलेस में कुछ के खाएंगे और इस तरह के कुछ थे। तो इस दृश्य के ये मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि ये पूरा भवरी का जो केस है, भवरी का पूरा मामला महिला संगठनों ने ही उसको जी उठाया था। और महिला संगठनों में कविता श्रीवास्तव, ममता जेतली, जयपुर की जो थी कार्यकर्ताएं, उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ और बहुत दूर तक इस लड़ाई को लड़ा था। लेकिन तो महिला संगठनों की ऐसी तस्वीर मैं नहीं देना चाहती थी उसमें, और मैंने नहीं लिखा वो, तो उसकी अच्छा। वजह से मैं अपना नाम भी नहीं देना चाह रही थी। लेकिन बाद में उन्होंने बहुत कहा कि अगर 80% आपकी चीज ली गई है तो आप कैसे हटा रही हैं। तो खैर मैंने नाम जाने दिया, वरना आज कोई जानता भी नहीं कि मैंने उस फिल्म में कुछ योगदान दिया था। जी और फिल्म की पटकथा किसी एक की होती भी नहीं है, उसमें एक सामूहिक कर्म होता है, निर्देशक आखिरी जज होता है। उसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके बारे में मैंने विस्तार से लिखा भी है। तो ममता, मेरी मित्र ममता कालिया जी, जी वरिष्ठ कथाकार है, जी उन्होंने मुझसे कहा कि सुधा, तुमने ऐसा लेख लिखा है, इसको हम अंग्रेजी में ले लें। तो मैंने कहा जब मैंने लिख दिया तो अंग्रेजी में क्यों नहीं ले सकते आप। तो उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद करके हिंदी पत्रिका जो अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय से, वर्धा से जी निकलती थी, जी उसमें लिया था। लेकिन उसको छापने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि
सुधा तुम्हें और कोई फिल्म लिखनी नहीं है लगता है, क्योंकि ऐसी फिल्म अगर ऐसा आलेख तुम अगर किसी फिल्म के इतने नामी गिरामी निर्देशक के बारे में लिखोगी तो जाहिर है तुमसे कोई फिल्म लिखवाएगा नहीं। तो मैंने उसमें कहा कि फिल्म लिखनी किसे है, मुझे नहीं लिखनी है। फिल्मों में देखिए एक लेखक की हिस्सेदारी बहुत कम होती है, जबकि निर्देशक भी उतना ही समझदार न हो। जी बिल्कुल। जैसे आज के जो निर्देशक हैं, जैसे अनुभव सिन्हा हैं, जी हाँ, उन्होंने जिस तरह की फिल्म बनाई थप्पड़, आर्टिकल 15, उसके पहले मुल्क, तो ऐसे निर्देशक अगर हो तो लेखक को भी एक समान धर्मा स्तर पर लेखक को भी अच्छा लगता है। जी हाँ, उसे भी लगता है कि उसके जो कहना चाह रहा है वो पर्दे पर दिखा तो कम से कम। बिल्कुल। अनुभव सिन्हा अपना नाम अनुभव सुशीला सिन्हा लिखते हैं, तो शायद उन्होंने थप्पड़ सोच में फर्क पड़ा होगा। नहीं, उन्होंने थप्पड़ फिल्म के लिए वो अपना नाम उस तरह से लिखा, अपनी माँ का नाम बीच में लगा के, जिस तरह से संजय लीला भंसाली तो शुरू से ही था। जी हाँ, है ना? जी जी। तो मुझे अच्छा लगता है कि निर्देशकों की मानसिकता बदल रही है, वो थोड़े फेमिनिस्ट हो रहे हैं, उस तरह की सोच रख रहे हैं। शायद ऐसी ही चीजें थोड़ी थोड़ी बदलेंगी। जी जी जी। हालांकि थप्पड़ फिल्म को भी बहुत सारे पुरुषों ने बहुत क्रिटिसाइज, जी हाँ, आलोचना की कि इसमें क्या ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। तो सुधा जी, मैंने एक जगह पढ़ा था कहीं कि आपने किसी को शायद इंटरव्यू देते वक्त या कहीं कहा था कि नारीवादी होना मेरी मजबूरी है। मैंने कई तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि नारीवादी जब हम किसी वाद अपने आगे जुड़ जाता है, जब कोई कहता है कि मैं वो किसी के लिए हम कहते हैं कि नारीवादी है या कोई कहे नारीवादी, तो एक उस पे जैसे एक लेबल सा बाकी लोग लगाने लगते हैं कि अरे ये तो नारीवादी है और ऐसे। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका स्मिता जी। ये सच है कि मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि मैंने नारीवादी लेखन किया नहीं था जी। और करना शुरू किया तो मुझे पता नहीं था कि ये नारीवादी लेखन में कर रही हूँ या नारीवादी नहीं जुड़ रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। सिर्फ ये था कि जो मेरी लंबी चुप्पी थी, बीच में अंतराल जो था 1979 से 1993 तक जब मैंने हेल्प ज्वाइन किया, तो उस दौरान, उस चुप्पी के दौरान मैं लगातार अपने स्त्री होने को देख रही थी। क्या समस्याएं हैं उनको मैं पहचान नहीं पा रही थी, मुझ में पहचान नहीं थी, तब भी नहीं थी, लेकिन अंदर जो एक कुलबुलाहट थी, एक गुस्सा था, एक जैसे किसी ज्वालामुखी को आप दबा के रखें और फिर वो विस्फोट करता है ना, उसको खुद नहीं पता होता कि विस्फोट होने जी हाँ, बिल्कुल। तो कुछ इस तरह मुझे नारीवाद की कोई समझ नहीं थी और मेरे लेखन को, बल्कि मेरा मजाक भी बहुत लोगों ने उड़ाया कि आपका लेखन रिवर्स गियर में जा रहा है। अच्छा। से बड़े बड़े सरोकारों पे लिखती थी और अब आप सिर्फ स्त्री मुद्दों पे लिख रही हैं। तो जो लोग ऐसे कहते हैं ना सिर्फ स्त्री मुद्दों पे लिख रही, जैसे लगता है कि स्त्री मुद्दा तो कुछ है ही नहीं, आप क्यों लिख रही हैं? जी हाँ, जी बिल्कुल। और एक बात और बताऊं कि ये सिर्फ पुरुष नहीं, ये स्त्रियां भी इस तरह जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए भी बड़े फलक का लेखन वह है जो सब मुद्दों पर लिखा जाए, सिर्फ स्त्रियों पे। हालांकि मैंने बाद में भी सिर्फ स्त्रियों पे नहीं लिखा, बहुत सारी दूसरे मुद्दों पे भी लिखा, पर चूंकि वो ज्यादा उभर के सामने आया, आंखों को खींचा उसने, इसलिए मुझ पर वो ठप्पा लगा दिया गया। तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं जी। मैं जो महसूस कर रही थी वो लिख रही। जी जी हाँ, हाँ ठीक है रश्मि जी, आप पूछिए। मैं पूछ नहीं रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि सुधा जी के जवाब से मुझे ये समझ में आया कि मैंने नारीवादी कोई मैं सैद्धांतिकी पढ़ के नहीं हुई, बट मैं चूंकि नारी हूँ तो मैंने अपनी कोशिकाओं में हर पल कोशिकाओं ने जो हमेशा जिया, झेला, बर्दाश्त किया, सब कुछ खुशी मनाई, दुख झेले, जो किया, तो उन सबका निचोड़ मुझे लगता है उस रूप में आता ही आता है जिसे दुनिया नारीवाद कहती है। हमें तो अलग से नारीवाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो मेरे ख्याल से कि हम अगर ये कहें कि हम नारीवादी नहीं है तो हम खुद अपने विरोध में हैं, मुझे ऐसे लगता है। एकदम रश्मि ने जो
मेरे बिहाफ पे जो उत्तर दिया है उससे मैं 100% सहमत हूँ। जी, इसी इसी सिलसिले में मुझे आपकी वो 2 कहानियाँ याद आती हैं। एक तो रहोगी तुम वही और सत्ता संवाद, जिसमें दोनों पक्ष एकालाप कर रहे हैं और जो पक्ष एकालाप कर रहा है, उसके साथ-साथ जिस पक्ष को सुनाया जा रहा है, जो पक्ष वहाँ पर नहीं है ऐसे कहानी में एक तरह से, लेकिन वो जब कोई पाठक उसको जब भी हम जैसे मैं उसको पाठक के तौर पे मैंने उन दोनों कहानियों को पढ़ा, तो वो जो शख्स कर रहा है एकालाप वो तो है ही, लेकिन जो दूसरा है वो भी पूरी उसकी उपस्थिति वहाँ है। उसकी उसके पूरे जो वो जिसके लिए वो चीजें सब कही जा रही हैं, उसकी पूरी मानसिकता उस वक्त क्या चल रही होगी, उसके मन में क्या चल रहा होगा, उससे हम पूरा तरीके से उसके साथ रहते हैं और उसके साथ बल्कि सहानुभूति होने लगती है। तो जी हाँ, मैंने जो मेरी किताब है एक औरत की नोटबुक, जी हाँ, उसमें मैंने इन कहानियों की भूमिका भी लिखी है, इनकी रचना प्रक्रिया और कैसे लिखी गई और क्या कहती है उसके बारे में। तो उसमें मैंने लिखा है कि अब इसको चाहे तो आप इसकी भी आलोचना कर सकते हैं कि जहाँ सिर्फ पुरुष बोल रहा है वहां भी आपकी सहानुभूति स्त्री के साथ है, और जहाँ सिर्फ स्त्री बोल रही है, बक 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 करती जा रही है, पुरुष चुप है, तब भी आपकी सहानुभूति पुरुष के साथ ही स्त्री के साथ ही क्यों है? जी, दोनों जहाँ चुप है, जहाँ बोल रही है, दोनों में आपकी सहानुभूति तो स्त्री के साथ। तो ऐसा नहीं है, मैं उसमें देखिए स्थितियां कौन सी स्त्री बोल सकती है, ये भी तो सोचने की जी बात है। बिल्कुल, हाँ। रहोगी तुम वही में जो मैंने ये कहा, शीर्षक है रहोगी तुम वही, जी, लेकिन दरअसल उसमें कहना ये है कि स्त्री तो बदल रही है, वो कहाँ वही रह गई है, वो तो बदल रही है, पुरुष नहीं बदला है, पुरुष नहीं बदला है। बदलने की जरूरत है। लेकिन दूसरी कहानी इससे बिल्कुल अलग है। उसमें कौन सी स्त्री बोलती है जिसके हाथ में थोड़ी सत्ता है, उसका काम ही है सत्ता संवाद। जब तक अर्थ सत्ता हाथ में नहीं हो, कोई स्त्री जबान खोल नहीं सकती। इसमें एक बात बस मैं ऐड कर रही हूँ, जो बोलने की बात से ध्यान आया कि जो तेजस्विनी की मौत पर माँ का बयान है आपका शीर्षक से, उसमें तो एक माँ बोलती भी है ना कि बेटी ने बोलना कम कर दिया था, फिर भी उसको बहुत दुख है कि उसने रियलाइज नहीं किया कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो बाद में ये एहसास करती है कि बोलना कम करने से वो जीना भी कम शुरू हो जाता है, ये मुझे पता ही नहीं था। तो अभिव्यक्ति तो किसी के व्यक्तित्व का सार है ना। और आज हम ऐसे जमाने में मतलब इन किताबों में सब जगह ये शिकायत, इन रचनाओं में हम लगातार घरेलू हिंसा से लेके हर चीज पढ़ रहे थे कि 80% घरेलू हिंसा की शिकार लोगों के कान के पर्दे फटे होते हैं, फिर हमारी अभिव्यक्ति मारी जाती है, हमें उपेक्षा की जाती है, और आज 2020 में बैठ के हम सुन रहे हैं कि जीभ ही काट दी। तो शब्दों का सुन रहे थे। तो बस मुझे बोलने की बात पे ध्यान आया कि लिखा भी है कि जैसे जैसे हम कम बोलने का मतलब है कम जीना। ये इतनी छोटी बात नहीं है जितना पुरुष इसे बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक माँ का हलफनामा जो है रश्मि, मैं आपको उसके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। एक माँ का हलफनामा कहानी किसी ने नहीं पढ़ी है, बहुत कम लोगों ने पढ़ी। एक तो बहुत छोटी सी पत्रिका, बिल्कुल अनजानी सी पत्रिका है, हिंदुस्तानी ज़बान, जो बम्बई से प्रकाशित होती है, उसमें छपी थी। और वह कहानी जो है, दरअसल वो कहानी एक लंबे नाटक, मेरे एक अधूरे लंबे नाटक का एक हिस्सा है। अच्छा। वो एक जिसमें माँ बोलती है, उसके बाद पिता बोलते हैं, उसके बाद उसकी सहेली बोलती है, उसके बाद डॉक्टर बोलती है जो उस लड़की के जिसने अपने पर आग लगा के आत्महत्या कर ली थी, फिर उसकी जो डॉक्टर है वो बोलती है, और अंत में वो खुद बोलती है। तो ये पूरा नाटक था। लेकिन चूंकि ये घटना मेरी बेटी की मित्र की माँ के साथ हुई थी, तो बहुत तकलीफ देती थी। मैं उसको बहुत सालों तक लिख ही नहीं पाई। ये
1995 की घटना थी और मैंने ये कहानी 2009 या 10 में जाके लिखी, मतलब छपवाई, क्योंकि खाली एक अंश उसका पूरा हो पाया था, बाकी अंश पूरे नहीं थे। हाँ, क्योंकि आप भी तो अपने अंदर गुमशुदा दोस्त की तलाश करेंगे जी ना। आपके अंदर भी बिल्कुल। तो एक चुप्पा स्त्री है जिसे बोलना सीखना होगा धीरे धीरे। रहा होगा, काफी सीखा होगा, और अभी पूरा तो नहीं, पूर्णता तक तो नहीं पहुंच सकता, कोई इतनी सदियों की पराधीनता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत सी चीजें अभी बदली नहीं है, बहुत वक्त लगेगा बदलने में। जी लेकिन आपने एक शिल्प तो साथ लिया, उसके लिए इस प्रश्न के बाद फिर स्मिता जी बात करेंगी उनकी रचनाओं पे। बस मैं इससे, उनकी इस बात से मेरी कड़ी जुड़ रही थी तो मैं बोल पड़ी। नहीं, लेकिन आपने सिर्फ साध लिया उस समस्या का। सुधा जी, मेरे को ये लगता है इतने सारा महिला लेखन पढ़ के कि जिन लोग की आवाज सदियों से दबाई गई है और जिनके पास भाषा भी नहीं है, क्योंकि भाषा तो सब वर्चस्व संपन्न लोगों की ही बनाई हुई है, बिल्कुल तो हम लोग अपनी संवेदना से उतनी दूरी बनाने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी बातें सुनने के लिए तो कान भी नहीं है अभी दुनिया के पास। बिल्कुल। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग भी अपनी बात कन्वे कर पाए, चाहे वो कृष्णा सोपती हो, चाहे ममता कालिया हो, चाहे वो मृणाल पांडे हो, चाहे वो आप हो, हर किसी ने कोई एक नया शिल्प साधा है। दो में से एक काम किया है, या तो शिल्प साधा है, या जो पुरुष सत्ता का सर्वानुमतिवाद है उससे दोस्ती कर ली थोड़ी थोड़ी, उसकी अधीनस्थता एक हद तक स्वीकार कर ली, और या शिल्प साधा है। तो मैं जरा सा इस पे, उस दिन बात मेरी आवाज इको कर रही थी तो पिछले इंटरव्यू में रह गई थी, मैं अपनी कहानी की ब्यूटी पे उंगली भी रखना चाहती थी, इस रचना प्रक्रिया पे बात भी करना चाहती थी। जैसे मृणाल पांडे ने इसके लिए क्या रास्ता अपनाया है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारी चीजें पढ़ी ही नहीं जाती स्त्रियों की उस ढंग से, तो वो कॉन्फिडेंस जो शिल्प को मजबूती देगा एक स्त्री के पास नहीं है, क्योंकि पाठक नहीं है उस तरीके का। तो कहानी को बिल्कुल जरूरत नहीं होती अचानक से WHO की कोई रिपोर्ट नक्की कर देंगी कहानी पे। कहानी की बिल्कुल डिमांड नहीं है, कहीं इतिहास का कोई फैक्ट ला के उछाल दिया, कहीं कोई मिथ, कहीं कोई किंवदंती। बेसिकली वो पेपर वेट होता है, जो जो अपनी जो कि ये उनके साथ ये छूट ना ले कि हम इसका गलत अर्थ लेंगे, वो अर्थ की बाड़ाबंदी करती है कि मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि इस अर्थ को तुम्हें किधर लेना है। तो सही। अगर उसे कहानी के शिल्प से जोड़ेंगे तो वो एक कमी है। आपकी मुझे क्या नजर आया कि आपने कहानी हालांकि पहले लिख ली थी, लेकिन अगर आप दोबारा कोई किताब छपा रही हैं एक अपने आत्म वक्तव्य के पास, तो हर एक्शन का आखिर तो कोई अर्थ है ना रचनाकार के। तो आप जो अनुभव साथ में लिख रही हैं, साथ में कहानी दे रही हैं, और जो एक निबंध और एक लेखन होता है, जो कहानी होती है, वो बीच में कहीं दोनों विधाएं मर्ज कर गई हैं। क्यों? क्योंकि हम कहानी के साथ कहानी पढ़ने के कान भी पैदा कर रहे हैं, और अगर तुम उसका गलत अर्थ लोगे तो हम उधर को ले जाना भी बंद करना चाहते हैं। तो मुझे तो ये शिल्प बहुत पसंद आया। कहानी की पारंपरिक परिभाषा के इस हिसाब से इसे पुरुषों की तरफ ढुलकी भी आलोचना चाहे जो मर्जी कहे, तो जरा सा आप इस पर कुछ बोल देंगे तो फिर मैं चाहूंगी उसके बाद स्मिता जी ये बात आगे बढ़ाएं। हाँ रश्मि, आपका बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है मैं कहूँगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो भी बहुत सोचे समझे तरीके से नहीं किया गया। मुझे चूंकि कहानियों को दो हिस्सों में बांटना था, एक डोमेस्टिक वायलेंस और एक इमोशनल अब्यूज, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना, और उसमें दोनों सेक्शंस में मैंने अपनी कहानियों को रखा, छोटी कहानियों। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने कहा कि ये इस किताब को किस विधा की किताब कहेंगे, इसमें तो कहानियां भी हैं, आलेख भी हैं, टिप्पणियां भी हैं। मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी विधा की भी कहें, लेकिन उस किताब की जरूरत थी। और मेरी जितनी किताबें हैं, कविता, कहानी, समीक्षा वगैरह वगैरह, जितनी भी किताबें हैं, उसमें सबसे ज्यादा ये जो किताब है, ये एक आम जन की किताब बनी है, और उसने महिलाओं को नहीं, ये बड़ी बात है कि सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी बदलने पे मजबूर किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने उसकी भूमिका में लिखा है कि किस तरह पुरुषों ने वो जब किताब पढ़ी तो उन्होंने अपना घर में रवैया बदला और व्यवहार अलग तरह से करना शुरू किया। तो ये एक मेरे ख्याल से समय की जरूरत थी, या जो भी कहें, इसने मुझसे लिखवा ली किताब।
जी और इसके साथ एक और बात कहना चाहती हूँ, आपने जो कहा शिल्प की कि हम लोग अपना शिल्प गढ़ते हैं। आप देखिए आज मैं बहुत बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ जब मैं देखती हूँ दलित स्त्रियां और आदिवासी स्त्रियां अपनी बात कितनी कितने सीधे तरीके से और कितने प्रभावी ढंग से कह रही है। आप जी सुशीला टाकोरे की कहानियां पढ़िए, जी उर्मिला पवार की आयदान पढ़िए। जी आयदान जो हिंदी में आ गई है, हालांकि अनुवाद बहुत अच्छा नहीं है, पर वो मराठी की आत्मकथा। और हिंदी में आदिवासी लड़की जसिंता केरकेट्टा जी हाँ। या निर्मला पुतुल, निर्मला पुतुल से भी ज्यादा मुझे जसिंता जसिंता केरकेट्टा की। की कविताएं जो हैं वो बिल्कुल आपको चीर के रख जी देती। बिल्कुल। और इतनी छोटी छोटी कविताएं हैं, बिल्कुल सीधे सहज शब्द है, आप उसको पढ़िए, उसमें शिल्प की कोई पच्चीकारी नहीं। इस तरह की रचनाएं हमारे बीच और उभर कर आनी चाहिए। जो लोग झेल रहे हैं, जो आदिवासी लड़कियां, दलित लड़कियां जो झेल रही हैं, वो जिस तरह अनीता भारती जिस तरह से उन्होंने लिखी है, रजनी तिलक की कविताएं, रजनी जी तिलक की भी कविताएं देखिए आप, अनीता भारती की कहानियां देखिए। तो ये पूरा एक जो वर्ग हमारे सामने आ रहा है, इसको अब आपको, आप जैसे समीक्षकों को इसको ध्यान देने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है कि ये कहाँ हमसे अलग है और कितना ज्यादा प्रभावी है। जी जी। जसिंता जी हाँ। सुधा जी, मेरा एक मुझे ये जानना था कि जैसे आप तो सिर्फ लेखन कार्य से नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रही हैं, जैसे हेल्प, उसमें सामाजिक संस्था में आपने काम किया है, तो उसमें जो महिलाओं के जो समस्याएं थी, तो उसके जो आपके अनुभव रहे, तो उससे आपके लेखन में किसी तरह का फर्क पड़ा? जी बिल्कुल। देखिए एक अंडर करंट तो चलता है, जी फर्क तो पड़ा। बल्कि मैं अगर हेल्प ज्वाइन नहीं करती तो मैं शायद रहोगी तुम वही लिख नहीं पाती। जी तो बहुत सी चीजें, हालांकि जब शुरू किया था काम तो इतनी इतनी समझ भी नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे केसेस आते गए, समझ आती गई, तकलीफ भी बढ़ती गई आखिर। लेकिन बहुत कम उसमें से जो जो हमारे पास, मैंने जैसे एक माँ का हलफनामा के लिए कहा, वैसे ही बहुत सारे केसेस थे जिनके बारे में मैं कलम उठा ही नहीं पाई। जी बहुत कुछ लिखा भी, लेकिन बहुत कुछ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अ, आप सिर्फ तकलीफ बयानी करेंगे तो वो एक सिर्फ एक केस हो जाएगा। जी कहानी बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहानियां सिर्फ मैं दो ही लिख पाई एक हेल्प के केसेस से। एक तो अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, जी। और दूसरी कहानी ताराबाई चौर, बस। उसके अलावा उन केसेस से, और वो केसेस भी इतने भयानक थे, जैसे मनीषा का जैसे कांड हुआ, जैसे वो हैदराबाद वाली लड़की प्रियंका रेड्डी शायद जी उसका नाम था, जी जी इसका कांड हुआ। तो इस तरह के लोग जब जिंदा बच जाते थे और हमारे पास आते थे, तो आप सोच नहीं सकते कि बिल्कुल। इस पे कहाँ से कलम उठाई जाएगी, क्या लिखेंगे आप। ये बहुत विचलित कर देने वाली होती हैं सारी चीजें तो। अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी की एक लाइन मुझे अचानक से याद आ गई, तो उसे बोलना मुझे जरूरी लग रहा है। आप ये सोचिए कि कहानी पे तो बात, स्मिता जी बहुत पढ़ाई करके आई हैं, तो माहौल बदलने से ये हो गया, वरना आपकी कहानियों की, आपकी मूवी की, आपकी उसकी इतनी बातें मुझसे ये कर रही थी, तो मेरे तो जहन में कोई कहानी नहीं थी, क्योंकि इन पे बात स्मिता जी करने वाली थी, है ना। उसके बावजूद आप अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी बोली और मेरे पीछे से लाइन कौंध रही है, जैसे मेरा जिंदा होना ही मेरे ठीक रहने की निशानी है। निशानी है। जी बिल्कुल। अब ये देखिए, जिंदा होना ठीक होने की निशानी है। इस बात से हम असंतुष्ट थे कि हम जिंदगी के एक लार्जर और एक ब्रॉडर मायने जीने चाहते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि हमारे जिंदा रहने पे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि समझ ही नहीं आता अब अपनी लड़ाई को कहाँ ले जाएं, कहाँ जाके शुरू करें आखिर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और बहुत तकलीफदेह चीजें हैं ये। जी शायद वो कहानी इसीलिए इतने इतने ज्यादा लोगों को हिला देती है, क्योंकि इसमें जी सारी पंक्तियां बहुत तकलीफ में से निकली हुई हैं। पूरी हाँ, की पूरी दिख रही है ना। कहानी की जी एक एक लाइन
बहुत तकलीफ से। बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ी, तो मैंने जब आपसे बातचीत हुई उसके बाद मैंने आपकी बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो उसमें जो सबसे ज्यादा मुझे स्ट्राइक की वो ये, मतलब एक चिट्ठी के फॉर्म में लिखी हुई जो तकलीफ बयानी उस बच्ची ने की है, जैसे करती है कि मतलब वो तुम कुशल क्षेम ही तो पूछना चाहते हो, जैसे अपने बाबा से वो कहती है। हाँ, कि बस यही पूछना चाहते हो कि भाई ठीक हो ना, जी जिंदा हो, जी, वो जिंदा हो। जिंदा है तो वो ठीक है, बस उसके बाद उसकी तकलीफें वो अपने तक रखे, वो उतना ही काफी है। देखिए, लिखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि जो चीजें आपने बाहर देखी हैं उसको आप अपने पर घटा के देखें। जी तो मुझे याद आ रहा था कि मैं कैसे, जहाँ मैं रहती थी वहाँ लैंडलाइन फोन नहीं, उसमें एसटीडी लाइन नहीं थी। हम्म, ये 93 की बात है। तो मैं एसटीडी बूथ जहाँ है वहाँ रात को सारा घर का काम निपटा के वहाँ जाके खड़ी होती थी लाइन में जी कि हमारा, और कलकत्ता, मेरे पेरेंट्स कलकत्ता में थे तो कलकत्ता फोन मिलाती थी। और 3 मिनट में क्या बात हो सकती, 3 मिनट जी, में बस यही बात होती थी कि हाँ मैं हाँ ठीक मैं हूँ, ठीक हूँ। सब ठीक है, जी आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हो, बस ये जी, सब कुछ नहीं। अपनी तकलीफ आप 3 मिनट में आप क्या बताएंगे कि हम्म, क्या। तो वो खूबी हुई चीजें अपने भीतर भी थी जी कि जी, किस तरह की तकलीफ से एक औरत गुजरती है जब वो कह नहीं पाती अपने माँ बाप से अपनी तकलीफ। जी सिर्फ हाँ, इसलिए नहीं कह पाती कि माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से उसको भेजा है दूसरे हम्म घर में, हम्म और वो हम्म, कैसे कहे कि वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, ये अभी हेल्थ से जुड़ा एक अनुभव और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरी क्यूरोसिटी है क्योंकि बिल्कुल भी अंदाज नहीं होता। जैसे जी कि इन दिनों हमारे लगातार देखने में आया है कि दलित लड़कियां ज्यादा शिकार हो रही हैं हिंसा का ना, ज्यादातर केस ही दलितों के ज्यादा हैं और जातिवाद से इस बात को जोड़ा जा रहा है। तो मैं जस्ट ये जोड़ा जा नहीं रहा है, जुड़ी हुई है, तथ्य है, ये बहुत शर्मनाक, जैसे घोर शर्मनाक सत्य है। तो मैं आपसे बिल्कुल। पूछना चाहती हूँ कि जब हेल्प में आपको आपके पास केसेस आते थे, आपने तो बहुत सारे देखे हैं ऐसे पीड़िताओं के जो से मिली हैं आप, तो जब वो आपके पास आती थी तो क्या उनको ये एहसास था कि किसी खास जाति में होने की वजह से उनको हिंसा ज़्यादा सहनी पड़ रही है, या उनकी अभिव्यक्ति में ये एक पक्ष दर्ज होता था? देखिए, उस वक्त तो मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ खास वर्ग की जाति पर ऐसी हिंसा होती थी। हर वर्ग की लड़कियों पर होती थी, हर वर्ग की औरतों पर होती थी, कम उम्र की लड़कियों पर होती थी, बुजुर्ग महिलाओं पर होती थी। और कोई एक वर्ग नहीं, निम्न वर्ग से लेके उच्च मध्य वर्ग तक की महिलाओं पर ये सब होता था। लेकिन हम लोगों ने, इसीलिए मैंने ये इतना लंबा लेख लिखा मानसिक प्रताड़ना पर, क्योंकि जी जी वहां पर सिर्फ जो केसेस आते थे सिर्फ चोट चोट खाए हुए केसेस आते थे। कान तो सब, कान के पर्दे फट जाते हैं, वो तो मैंने बताया ही कि जी थप्पड़ ऐसे मारते कि कान के पर्दे फट जी जाते हैं। मैंने कहानी में भी लिखा, उधड़ा हुआ स्वेटर में भी है। जी हाँ, तो लेकिन जो समझ में नहीं आती ना चीज, उसके केसेस नहीं आते थे हेल्प में। जी जो जो एक सटल, बहुत सूक्ष्म किस्म की इग्नोरेंस, जी हाँ, और बिल्कुल उसको, उसके एग्जिस्टेंस को, एक औरत के एग्जिस्टेंस को ही न पहचानने की जो हम्म, प्रताड़ना होती है वो समझ में नहीं आती थी। तो ऐसे केसेस आते ही नहीं थे, ये तो बाद में मुझे समझ में आया। लेकिन जब समझ में आया तब हम लोग खुद पहचानने लगे कि ये, बल्कि आपको बताऊं कि जो हमारी मित्र डॉक्टर थी जो हेल्थ के साथ जुड़ी थी, बाद में हम हवाई गए तो मैंने वसुंधरा काउंसलिंग सेंटर ज्वाइन किया, शुरू किया। और उसमें डॉक्टर स्मिता पुनियानी, राम पुनियानी की पत्नी है, उन्होंने, वो हमारे पास केसेस भेजती थी, जो जो डॉक्टर के पास आती थी अपनी शारीरिक समस्याओं का इलाज करने, तो वो हमारे पास भेजती थी कि इनको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा साइकोसोमेटिक सही, है, ये इमोशनल और मेंटल हैजर्ड से शुरू हुआ है। जी तो वो हमारे पास भेजती थी कि इनको दवाई की जरूरत नहीं है, इनको हम्म, काउंसलिंग की जरूरत है। तो ये ऐसा तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हेल्थ सेंटर में बहुत ज्यादा उस समय नहीं आती थी, एक खास वर्ग की औरतें नहीं आती। जी स्मिता जी। या जी तो इसकी कोई हम्म, वजह हो सकती है,
की जी पहुंच नहीं होगी या जो भी, या उन लोगों को मुझे लगता है आदत भी इतनी हो जाती जी है ना हाँ, ये सब बिल्कुल देखने की। बिल्कुल। जो निम्न वर्ग की औरतें तबके की हैं, वो लड़ भी लेती हैं खुद अपनी समस्याओं से, लेकिन बहुत उच्च वर्ग की और सोफिस्टिकेटेड एलीट क्लास की औरतें लड़ भी नहीं पाती, उनको समझ में ही नहीं जी वो कुछ बाकी ये भी है हाँ कि जी अंबेडकर ने जो कहा है कि शोषण की पहचान होती, प्रतिरोध तो इंसान जी खुद तब कर लेता है, तो उनको हाँ शोषण की पहचान हो भी नहीं पाती। वो कुछ मेंटल कंडीशनिंग भी इस तरह से होती है कि वो ये मान के चलती है कि ये होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इग्नोरेंस जिसका उल्लेख आपने अभी किया कि जो मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग में जो इग्नोरेंस होती है, तो वो तो उसकी आदत पड़ जाती है कि ये तो होता ही रहता है, ऐसा तो चलता ही है, ये चलता ही है वाला हिसाब बहुत रहता है इसमें। जी बिल्कुल। जी। तो मेरी अगली बात ये थी कि एक पितृसत्तात्मक समाज जो हमारा है, तो इसमें हमेशा से ही मतलब महिलाओं के लिए चुनौतियां तो हैं ही, तो लेखन में एक महिला लेखक होने के नाते आपको किस तरह की चुनौतियों का इसमें सामना करना पड़ा है? नहीं, मुझे किसी ऐसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। जो चुनौतियां थी वो अपने खुद की ही थी कि आप लोग कहेंगे कि आप वही वही लिखते जा रहे हैं, आप जी। वही वही एक ही थीम पर लिख रहे हैं बार बार। हम्म। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। हम्म। और फिर मैं कहूँ कि सिर्फ पुरुष नहीं, स्त्रियां भी इसको जी हाँ। करती हैं कि जी हाँ। सिर्फ स्त्रियों की समस्याओं पे क्यों क्यों लिखना। लिख रही हैं? मुझे लगता है कि जब तक आप बहुत नजदीक से स्त्री समस्याओं को देखेंगे नहीं ना, जी हाँ। आपको ये समझ में नहीं आएगा किसी भी वर्ग के। उसके लिए बहुत भीतर तक जाके उसको देखने की और महसूस करने की, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, जी। जो मुझे नहीं लगता कि कितनी लेखिकाएं उसको कर पाती हैं, हम्म। या मैं भी कितना कर पाई मुझे नहीं पता। जो लिखा हुआ सामने है आपके, आप लोग उसको उसका निर्णय कर सकते हैं कि कितना मेरा कितना जुड़ाव रहा, क्या समझ में आया और क्या उससे कोई फर्क पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये कि उस लेखन से अगर थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो भी बहुत बड़ी बात है। और कभी कभी मुझे बस ये एक संतुष्टि होती है कि अगर 50 लोगों की भी जिंदगी में कुछ बदलाव आया तो वो 50 आगे और बड़े वर्ग तक जाएगा। ये बदलाव आना जरूरी है, वरना हम खाली पुरस्कार पाने के लिए तो लेखन नहीं करते ना। जी हाँ। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो शायद रश्मि जी भी उससे रिलेटेड कुछ पूछ चुकी हैं, लेकिन मेरे भी मन में थोड़ी सी जिज्ञासा है, और शायद जो भी आपको जिन भी लोगों ने पढ़ा है उनके मन में भी थोड़ी सी होगी कि जो एक लंबी चुप्पी या जो एक लंबा अंतराल आपके लेखन में रहा कि वो आपने बीच में कुछ नहीं लिखा, और फिर जो आपने लिखा कि एक गुमशुदा दोस्त की तलाश, तो जब वो एक लंबे अंतराल के बाद आपको मिली आपकी दोस्त, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो गुमशुदा दोस्त जब आपको दोबारा मिली तो वो कैसी थी? पहले से कमजोर थी कि पहले से ज्यादा मजबूत थी? पहले से ज्यादा मजबूत मिली, कमजोर नहीं मिली। अच्छा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल है कि वो कैसी मिली, इस हालत में मिली। क्योंकि अगर वो बहुत कमजोर होती तो देखिए क्या होता है, हम हमारे अंदर ना एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत काम करती है। जी हाँ। वी वांट टू सर्वाइव, हमको जिंदा रहना है। जी एक मैंने कविता में ये बात लिखी, जी 4 लाइनों की है, मैं आपको सुनाऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए। जब मेरी जान पर बन आई, ये मौत, इस कविता का शीर्षक है मौत के साए। अच्छा। जब मेरी जान पर बन आई तब मैं चेती, जी। जब मुझे कुचलने की बेतरह कोशिश की गई। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, मैं आत्महत्या कर लेती या बगावत करती। मैंने दूसरा रास्ता चुना। जी। मैंने दूसरा रास्ता चुना और देखा लाल गोले सा उगता सूरज। उगता सूरज। जी जी। हाँ, इसकी दूसरी कविता में भी है ना, हर औरत जब भी कुछ करना चाहती है तो वो एक जलता हुआ सवाल बन जाती है। हाँ, हर स्त्री एक सवाल होती है।
हर स्त्री एक जलता हुआ सवाल होती है। जी स्मिता जी। देखिए, मैं हाँ। अपने को बिल्कुल कवि मानती नहीं हूँ, लेकिन बार बार कविताओं के ही माध्यम से मुझसे सवाल किए जाते अच्छा, हाँ, इससे मुझे ध्यान आता है कि जब आपने बहुत बचपन से आपने लिखना शुरू किया था, तो हैं। हाँ, आपका कहना है कि आपने डायरी विधा से लिखना शुरू किया, तो उसमें जो पहले आपने लिखा वो कविता, वो विधा कौन, मतलब डायरी विधा तो थी, लेकिन उसमें क्या आपने दर्ज किया था, मतलब कवि उसमें कुछ कविता बिल्कुल नहीं नहीं थी, थी? बिल्कुल नहीं थी कविता ना। अच्छा। उसमें सिर्फ अपने अपने तो रोज की दिनचर्या होती है ना, जी हाँ, जी हाँ। उसमें थोड़ी सी भावुक चीजें, पेड़ पेड़ की पत्तियां, जी और एक पलंग पे लेटे रहना, जी घर को देखना, घर के सारे सदस्य चल फिर रहे हैं, बाहर जा रहे आ रहे हैं, हम बिस्तर पे लेटे हुए हैं, जी इस तरह की एक, जैसे डायरी में होता है जी हाँ, रोज नामचा, जी हाँ। कविता बिल्कुल नहीं थी, कविता अच्छा। नहीं। हाँ हाँ। मैंने सिर्फ अपने स्कूल के जो वार्षिक पत्रिका निकलती है उसमें वो लोग मांगते थे कि जी। कविता किसी की नहीं आई, आप कुछ लिख के दो तुम। हम्म मैं कविता लिख देती थी, कविता मेरे पास वो होंगी कुछ पढ़ी हुई, हम्म। कुछ खास नहीं, ऐसे ही कभी उसका जिक्र नहीं हुआ, कभी कहीं और छपी नहीं। अच्छा, तो ये जो स्मिता जी, हाँ जी। स्मिता जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपना अंतिम प्रश्न पूछ लें, फिर उसके बाद मैं अपना हाँ अंतिम बिल्कुल, प्रश्न की क्योंकि अब तैयार करती हूँ, है समय ना? भी हो रहा है। जी तो बस मैं जी। एक जी एक बात बस मुझे और पूछनी थी कि जो डायरी लेखन है उसको हमारे यहाँ कितनी गंभीरता से लिया जाता है? देखिए, डायरी लेखन और आत्मकथा लेखन, ये दोनों बहुत ही जरूरी विधाएं हैं स्त्रियों के लिए। जी मैं ये मानती हूँ कि हर स्त्री का जीवन इतनी बड़ी किताब होता है जी कि वो बिल्कुल अपनी आत्मकथा लिख सकती है। बिल्कुल। उसके इतने अनुभव होते हैं, वो इतनी सारी चीजों से गुजरती है, देखती है, रास्ते में आई अड़चने और लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, स्त्रियां भी कैसे करती हैं, कितना परेशान करती हैं, स्त्रियां भी कब होती है, स्त्रियों का भी एक वर्ग आपको बहुत परेशान करता जी बिल्कुल। है। ये समाज का पूरा जो तबका है वो एक स्त्री पे इतना हावी हो जाता है कि हर स्त्री अपनी आत्मकथा लिख सकती है। जी हाँ। और मैं आत्मकथा को और डायरी को लगभग एक समान विधा ही मानती हूँ स्त्रियों के लिए। हम्म और मैं जब भी मुझसे कभी कभी कुछ ऐसे नई जो जो लिखना चाहती है, वो जब मुझसे पूछती है कि बताइए कैसे लिखी जाए कहानी, मैं हम्म कहती हूँ कहानी मत लिखो, कहानी मत लिखो, अपनी डायरी लिखो। डायरी में लिखो कि क्या चीजों ने, किन चीजों ने तकलीफ दी, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, किस चीज ने बहुत तकलीफ दी, उस पर लिखो जी कहानी। सुधा जी ने तो जी बोला भी है ना कि आत्मकथा लेखन स्त्री सशक्तिकरण की ओर उठा हुआ पहला कदम है, बोलती भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सुधा जी, मैं अब अंतिम प्रश्न के साथ, प्रश्न नहीं है, हम तीनों एक अंतिम एक बिंदु है जिसमें हम तीनों एक साथ अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। कार्यक्रम भी है ये स्त्री दर्पण का, और नारीवाद के भारतीय स्वर जिसने दिया उसके रूप में हम महादेवी वर्मा को ही याद करते भी हैं। तो जी महादेवी वर्मा को जो हम बचपन से पढ़ते आए थे, तो उसमें तो ऐसे लगता है कि जैसे नीर भरी दुख की बदली, और लोगों ने उनके बहुत कोमल और सूक्ष्म उसको ही सराहा। बाद में उनकी तेजस्वी कविताएं भी ज्यादा से ज्यादा बताई गई, और जो श्रृंखला की कड़ियां और जो उनका गद्य अन्य स्मृति की रेखाओं और चलचित्र में है, वो इतना सशक्त गद्य जी है, इतना सशक्त गद्य है कि जैसे जी जी बिल्कुल लगता है कि आग की किरणों से लिखा गया है। और जिसे कहते हैं कि एकदम, मतलब एकदम सिमोन द बोवार से पहले लिखा हुआ वो है, और हम बाहर नारीवाद का एकदम भारतीय स्वर की शुरुआत बोल सकते हैं। तो एक तरह से महादेवी वर्मा से खुद को जोड़ के देखें तो बहुत ही समृद्ध विरासत है ये एक, कि जिसके लिए हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक तरह से श्रृंखला की उन कड़ियों की एक कड़ी होना जो महादेवी वर्मा से शुरू होती है। दूसरी तरफ तो जो जहाँ जा रही है वहां से तो खैर हम उसकी श्रृंखला की कड़ियों से, जिन लोहा कड़ियों से शुरुआत हुई थी, आज वो समाज की जो सामंत की सड़ांध उसे जहाँ ले जा रही है, तो उस पर भी हम शर्मिंदा भी हैं और समझ भी नहीं आता है कि ये किस दिशा में कैसे चल गए। तो मैं चाह रही थी कि एक आध लाइन स्मिता जी भी और एक बार आप भी इस उनकी महादेवी वर्मा या श्रृंखला की कड़ी या कुछ गौरव पे कुछ बोल के
हम आज का वो खत्म करते हैं, क्योंकि पेज का नाम तो ऐसा ही है ना कि बार बार पीछे से महादेवी वर्मा जी कौन रही है। जी बिल्कुल। देखिए जब मैं पढ़ती थी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हम लोगों ने सिर्फ महादेवी वर्मा का पद्य पढ़ा, सिर्फ उनकी कविताएं पढ़ी। मैं नीर भरी डुबकी बदली, परिचय इतना इतिहास एक जी। टुकड़ी गलती पे डाल चली। जी, इस आप तरह अपने की जवाब में ये भी शामिल कीजिएगा कि अगर स्त्रियां ना होती तो हाँ। क्या उनके ये सशक्त रूप सामने आता, क्योंकि पुरुषों ने तो कभी उभारा नहीं। जी। नहीं, वही मैं कहने जा रही थी रश्मि की। देखिए हम लोगों ने महादेवी वर्मा का सिर्फ पद्य पढ़ा, जी जी जी। बहुत बाद में जाकर उनकी श्रृंखला की कड़िया में से कुछ एक संस्मरण, उनके कुछ रेखा चित्र पाठ्यक्रम में लगे। तो ये भी पुरुष की ही साजिश है ना कि आप रहस्यवादी छायावादी कविताएं पढ़ाते रहिए, आप जमीन से जुड़ी हुई चीजों से स्त्रियों को अलग रखिए। महादेवी वर्मा का जो गद्य है वो पढ़ाया जाना चाहिए था ना शुरू से। बिल्कुल जी। और बल्कि पावरफुल है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे जो लड़कियां हिंदी में एमए करती हैं वो बहुत ही भावुक किस्म की, और ऐसी व्यावहारिकता उनमें नहीं होती। जीवन को देखने की एक जो समझ चाहिए, जो एक जीवन से जूझने की ताकत चाहिए, जो एक समाज को देखने की ललक होनी चाहिए, वो कैसे आए, ये पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। ना कि ये कि चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो कितना प्रामाणिक है अप्रामाणिक है। बिल्कुल तो इस तरह की इतिहास में हम एमए नहीं कर रहे हैं। हमको साहित्य को जीवन शास्त्र से जोड़ना होगा, और उस जीवन शास्त्र से जोड़ने के लिए महादेवी वर्मा का पद्य के साथ साथ उनका गद्य भी पढ़ाया जाना चाहिए। समझना चाहिए लड़कों कि उस युग में, उस समय, महादेवी वर्मा के समय, आज से 100 साल पहले कैसी स्थिति थी और कैसी स्थिति में उन्होंने किस तरह की स्त्रियों का चित्रण किया। लक्ष्मा को देखिए। जी बिल्कुल। तो आप लोग जो रश्मि, आप प्राध्यापन से जुड़ी हुई हैं, कभी आप अगर पाठ्यक्रम निर्णायक समिति में हो तो कुछ ऐसा इस तरह का करिए कि स्त्रियों को कुछ खाद पानी मिले, ऐसा कुछ पढ़ाया जाए। हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, मैं तो नहीं हूँ उस भूमिका में या उस पद पे, पर मुझे लगता है जो इतने सारे पहुंचे हुए हैं, रोहिणी अग्रवाल ने किया होगा, गरिमा श्रीवास्तव, सुधा सिंह, मुझे लगता है कि ये सब कर रहे हैं और उनकी वजह से ये चीजें बाहर आ रही हैं ऐसे लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए किसी महिला ने किया ना, सरला की वो विधवा की तो चीजें ऐसे ही बाहर आएंगी। अभी लगे हुए भी हैं कि गरिमा श्रीवास्तव, सुधा सिंह की भी मैं देखती हूँ कि लगातार मतलब इस तरह की चीजों को सामने लाने में इनका बड़ा योगदान है, और पाठ्यक्रम में भी लगेंगे कि धीरे धीरे ऐसी चीज जैसे जैसे पावर बढ़ेगी। स्मिता जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप किसी जो भी महादेवी वर्मा पे बात हो रही है उस पर अपना भी कुछ दृष्टि रखते हुए एक कार्यक्रम को आप भी कंक्लूड भी कर दीजिए। अभी तो महादेवी वर्मा जी का मेरे को इतना, मतलब अभी सुधा जी से इतनी बात करने के बाद मुझे कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा महादेवी वर्मा जी के, जैसे मैंने अभी रिसेंट इतना देखा है, तो उसमें एक बात मेरे को जो ध्यान में आ रही वो ये कि ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि जैसे एक लाइन जो बहुत ज्यादा उनके लिए कही गई है, यही कि मैं नीर भरी दुख की बदली, और उसके बाद उसके पीछे उनकी सारी चीजें छुप से गई हैं। जैसे उनका बहुत सारा जो लेखन है, बहुत सारी दूसरी बातें हैं उनका, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, तो वो सारी चीजें इस एक लाइन के पीछे कहीं छुप गई। तो मैं नीर भर ना, यही समाज तो ला रही है। देखिए ना, यही घटनाएं हो रही, उनको यही लाइन हम सबके माथों पे हमेशा के लिए लिख दें। बिल्कुल बिल्कुल यही तो। हाँ, तो हम तीनों देखो कैसे एक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल एक तरीके, 3 अलग अलग शहरों में एकदम एक ढंग से सोचते हुए लोग हम। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जिस तरह का माहौल बन रहा है, जैसे जैसे स्त्री का पब्लिक स्फीयर बनता जाएगा, कुछ तो कम होगा ना। जी बिल्कुल। बीच में स्त्री इस तरीके से अनसेफ तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। जातिवाद इसका बहुत बड़ा है। 600 लोग उसमें रह रहे थे तो उनकी दबंगई इतनी बढ़ गई कि जो अल्पसंख्यक एक जाति है और निम्न, तथाकथित निम्न जाति भी है, तो उन्होंने ऐसी हिंसा की। बट मैं फिर भी मानती हूँ कि अगर पब्लिक स्फीयर में बहुत ज्यादा स्त्रियां धीरे धीरे आने लगेंगी तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी। उम्मीद तो की जानी चाहिए कि ऐसा होगा एक दिन।
जी उम्मीद तो की ही जा सकती है कम से कम। बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। होना चाहिए। और जी। आप लोगों ने बहुत अच्छी बातचीत की और बहुत आशा हौसला बंधाया। देखिए अच्छा ही होगा। और स्त्री दर्पण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और स्मिता आपका भी, और रश्मि रावत बहुत जी, शुक्रिया, आप आपका लोगों भी ने आभार। इतनी अच्छी बातचीत की। जी, आपका भी आभार कि आपने अपना इतना इतना कीमती समय हम लोगों को इस वक्त दिया। आपका भी बहुत नहीं, बहुत आभार। स्त्री दर्पण का आभार कि हमें इस मौके पे आपस में बातचीत करने का मौका मिला और हम तीनों अलग-अलग अपने-अपने अवसादों में घिरे हुए थे। तो जी। तीनों ने मिलके एक तरीके से हमें लगा कि स्त्रियाँ एक साथ आती हैं तो एक दूसरे को ताकत भी देती हैं। इस मौका देने के लिए मैं स्त्री दर्पण का आभार करती हूँ। और सुधा अरोड़ा जी ने इतना टाइम दिया और इतने अच्छे से बातचीत की, इसलिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और स्मिता और मैं उस समय एक थे। वो मेरा कह रही थी, मैं उनका कह रही थी, जी। दोनों के भाव मिले-जुले थे, तो हम दोनों तो एक हैं, तो क्या हम एक-दूसरे का आभार व्यक्त करें। जी। नमस्कार आप सबको। नमस्कार।